सबने थ्योरी पढ़ लिया होगा। जो भी डाउट है आप हैंड रेस कर सकते हो या चैट बॉक्स में लिख सकते हो। फर्स्ट सम देन, हेलो सबको आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। हाँ। यस सर। They and customer are partners sharing profit and losses in the ratio 1:1 from the following trial balance and additional information prepared trading and profit and loss account for the year end date 31st March 2019 and balance sheet as on that date. अभी इसके अंदर दो इम्पोर्टेंट चीजें, पहला किसके अंदर दो पार्टनर है और दो पार्टनर का नाम क्या है? दया एंड कस्मा, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 1:1। मतलब जब भी हमको बिजनेस में प्रॉफिट होगा, लॉसेस होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो एज्यूम टू बी इक्वल। ठीक है, फिर हमको क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है? ट्रायल बैलेंस दिया है और एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब बनने क्या बोला है हमें? ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। तीन चीजें हमें बनानी है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हैज टू साइड, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड क्या आता है ट्रायल बैलेंस के? एक्सपेंस एंड एसेट। और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आता है इनकम और लायबिलिटी। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2019, डेबिट्स बैलेंस, stock is an expense, goes to the trading account, debit side. Bill receivable is an expense or asset. It is an asset, goes to the asset side. Wages and salary is an expense or asset. It is an expense, goes to the trading account, debit side. अभी इसके अंदर वेजेस भी दिया था और सैलरी भी दिया था, और दोनों में कौन सा पहला था? वेजेस। तो हम वेजेस देखेंगे और फिर पुट करेंगे। वेजेस गोज टू दी ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड। अगर सैलरी पहला होता तो हम पहले सैलरी देखते हैं और सैलरीज गोज टू दी पीएनएल अकाउंट, डेबिट साइड। नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर, इट इज एन एसेट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही कुछ। स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, बिल रिसीवेबल, एसेट, yes, asset, sundry debtor, asset, bad debts goes to the P&L account, debit side, purchase goes to the trading account, debit side, motor car goes to the asset, machineries goes to the asset, audit fees, audit fee is an fees of a chartered accountant,
तो चार्टर्ड अकाउंट क्या करता है? बुक P&L चेकिंग में करता है और an expense goes to the P&L account debit side. Sales return, it is less from sales. Discount, it is an expense, goes to the P&L account debit side. Building, it is an asset. Cash at bank, it is an asset. 10% investment. Investment is an expense or an asset? It is an asset. Asset क्यों है इन्वेस्टमेंट? क्योंकि हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म होता है और उससे कुछ हमें रिटर्न मिलता है, तो इट इज एन एसेट. एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 months. एडवर्टाइजमेंट है, इट इज एन एक्सपेंस. तो एक्सपेंस से तो किधर जाएगा? इट इज गोज टू दी P&L account debit side. Correct. Royalties, it is an production expense, it is a manufacturing expense, goes to the trading account debit side. ठीक है. जब भी हम डेबिट बैलेंस सॉल्व करते हैं हमें सिर्फ दो बात की चीजें याद रखनी है, इट इज एक्सपेंस और इट इज एन एसेट. ये दो के अलावा और दूसरा चीज होता नहीं है. और इसकी प्लेसेस किधर किधर है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट या एसेट. ये तीन के अलावा और किधर चौथी जगह जाता नहीं है. करेक्ट. नेक्स्ट वी विल डू साइड जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व इज एन रिजर्व. मैंने बताया है कि जो भी रिजर्व कोई भी फंड हम साइड में रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि फ्यूचर में हमें उसे पे करना पड़ सकता है. तो ऑल रिजर्व्स, ऑल फंड्स आर लायबिलिटी. अभी क्रेडिट बैलेंस में हमें सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है कि लायबिलिटी होगा या इनकम होगा, तीसरी चीज नहीं होगी. और इसकी प्लेस कौन सी है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, P&L अकाउंट क्रेडिट और लायबिलिटी. ठीक है. प्लेस 3 है और क्रेडिट बैलेंस में सिर्फ दो ही चीजें आती है, लायबिलिटी एंड इनकम. नेक्स्ट कैपिटल. अभी जैसे मैंने सिखाया था तुमको फॉर्मेट में कि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेपरेट बनाना है, पर ये वाले सम में हम सेपरेट नहीं बनाएंगे क्योंकि ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं है. स्टार्टिंग के सम थोड़े इजी है, तो हम लोग करेंगे कैपिटल अकाउंट को किधर लिखेंगे? लायबिलिटी में ही लिखेंगे. दोनों पार्टनरों को सेपरेट सेपरेट लिखेंगे. दया का सेपरेट, कस्मा का सेपरेट. नेन क्रेडिट, क्रेडिटर का होता है जिसे हमें पे करना होता है, एंड क्रेडिटर्स गो टू दी लायबिलिटी साइड. आरडीडी, आरडीडी का हमने 11th में फॉर्मेट पढ़ा हुआ है, उसमें जाएगा. और जिसको ये फॉर्मेट नहीं मालूम है तो बाद में हैंड रेस का मैं फॉर्मेट उसको बता दूंगा. ठीक है. इट इज गोज टू दी बैड डेब्ट्स फॉर्मेट. और बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट क्या है? बैड डेब्ट्स प्लस फर्दर बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी. ठीक है. तो ये न्यू आरडीडी की ओल्ड आरडीडी है, तो पता कैसे चलेगा? न्यू आरडीडी ऑलवेज इन अ एडजस्टमेंट एंड ओल्ड आरडीडी ऑलवेज फाइंड एट अ ट्रायल बैलेंस. तो ये ट्रायल बैलेंस में इसके लिए इसको क्या बोलेंगे हम? ओल्ड आरडीडी. नेक्स्ट सेल्स. तो हमें दो ही चीज क्वेश्चन पूछनी है, इट इज एन लायबिलिटी और इट इज एन इनकम. सेल्स लायबिलिटी नहीं होती तो इट इज एन इनकम. एंड इनकम किधर जाएगा? ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. आउटस्टैंडिंग वेजेस. आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब क्या होता है? वेजेस इज एन एक्सपेंस. और उसके आगे क्या वर्ड लिखा हुआ है? आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग हमें बाकी, अगर देना बाकी है तो क्या फिर मुझे देना पड़ेगा. लायबिलिटी.
Next, purchase return will be less from the purchase. Less from the purchase. Next, discount. अब ये डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, हमें रिसीव हुआ है कि पेड हुआ है, पता कैसे चलेगा कि इट इज एन पेड और इट इज एन इनकम। क्रेडिट बैलेंस में मैंने बोला दो ही चीजें होती है, लायबिलिटी एंड इनकम। तो डिस्काउंट तो कोई इनकम लायबिलिटी होती नहीं है, तो ये क्या हो सकता है, इनकम। अगर ये इनकम है तो ये डिस्काउंट रिसीव है, एंड इट P&L अकाउंट क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर हमने ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग कर ली। वी हैव कंप्लीटेड द ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग हैज अ वन इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग हैज अ वन इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग हैज अ वन इफेक्ट। तो आपने देखा होगा जो भी इफेक्ट किया हमने एक ही इफेक्ट किया, ठीक है। नाउ वी विल प्रोसीड टू द एडजस्टमेंट, एंड एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट। एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट। फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ₹40,000। इसका दो इफेक्ट क्या होगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट, क्रेडिट में आएगा। हाँ, और सर दूसरा इसमें एसेट में यस बैलेंस शीट। करेक्ट। नेक्स्ट, सेकंड एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी एट द रेट 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। इसके होगा स्टार में होगा। यस नीलेश, स्पीक। सर बैलेंस नहीं, ये जो हम लोग ने मतलब दो कैपिटल का मतलब सर बनाएंगे, पहले हम लोग बैलेंस शीट में एक कैपिटल लिखते थे, वहां पे नाम लिखना पड़ेगा ना अभी एक कस्टमर का। पढ़न फिर से बोलना। मतलब पहले जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे उसमें डायरेक्ट कैपिटल के अमाउंट लिखते थे ना, अभी इसमें दो दो अलग अलग है, तो पहले का नाम लिख के फिर उसका अमाउंट लिख के फिर अलग करके दोनों ऐड करके एक ही साथ लिखना पड़ेगा। करेक्ट। हम दो पार्टनर्स है तो दोनों का हम लिखेंगे सेपरेट सेपरेट इन लायबिलिटी कॉलम, और दोनों के एडजस्टमेंट सेपरेट करेंगे, और फिर उसके बाद में उसको ऑर्डर कॉलम में लेके जाएंगे, मैं बताऊंगा। ओके सर। नेक्स्ट, सेकंड एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी एट द रेट 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। अब इसके ऊपर क्या है, हमारा एडजस्टमेंट है बिल्डिंग और मशीनरी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग का 3% निकालेंगे। बिल्डिंग का अमाउंट कितना है, 75,000 पे कितना परसेंट डेप्री है, 3%, ठीक है। कैलकुलेट द 75,000 into 3% in your test notebook and write the answer in the chat box. Sorry, my mistake. Building percentage is a 5%. Building percentage is 5%. Sorry, students, calculate once again 75,000 to 5%.
7,500, 5%. Yes, Ritika is right. 3,750 is a right answer. Yes, Sakshi also 3,750 is a right answer. 3,750. ठीक है, अभी इसका हम दो इफेक्ट समझते हैं. पहला इफेक्ट, बिल्डिंग में से क्या होगा, लेस होगा. Why it will be less? Because depreciation reduces the value of the asset. तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग में से लेस करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट. एंड सेकेंड इफेक्ट goes to the P&L account debit side. अब P&L account debit side में क्यों जाएगा, because depreciation expense it reduce the value of the asset, तो हमारे लिए नुकसान है. then it will go to the P&L account debit side. ठीक है, नेक्स्ट मशीनरी. मशीनरी का अमाउंट कितना है, 1,14,800 into 3%. Calculate. सबको कैलसी से सॉल्व करना है, नोटबुक में लिख के करना है. भले ही मैं यहाँ से नहीं देख रहा आपको, अगर आप कैलसी से कैलकुलेट करते हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आपका प्रैक्टिस नहीं होगा. अगर आप सॉल्व करते हो, इट विल इंक्रीज योर स्पीड इन द एग्जाम. यहाँ पर फर्स्ट आना जरूरी नहीं है, कैलकुलेट करके प्रैक्टिस करना जरूरी है. ठीक है, अब इसका दो इफेक्ट क्या क्या है. पहला इफेक्ट, लेस फ्रॉम द मशीनरी because it is a depreciation, reduce the value of the asset. Second effect, P&L account debit side, because it is an expense, it reduce the value of the asset and it is a loss. Correct. Next adjustment, third, bill receivable include dishonor bill. It is a very important adjustment. It is very important adjustment. मीनिंग क्या हुआ इस एडजस्टमेंट का, पहले ये समझते हैं कि बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ ₹3,000. मतलब बिल रिसीवेबल का मतलब बिल का पैसा मिलने वाला था हमें, वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया. डिसऑनर का मतलब हमने समझा था क्या, कि पैसा बाउंस हो जाना, चेक बाउंस हो जाना और उसका पैसा नहीं मिलना. तो जो बिल का पैसा मिलने वाला था हमें 3,000, वो क्या हुआ, नहीं मिला. इट हैज डिसऑनर्ड. ठीक है, अब इसके एडजस्टमेंट किधर किधर आएंगे, दो इफेक्ट. पहला इफेक्ट आएगा किधर, बिल रिसीवेबल में. दूसरा एडजस्टमेंट आएगा किधर,
डेटर में। देखो दोनों मैंने स्टार मार्क कर दिया। इफेक्ट विल बी गो टू द बिल रिसीवेबल एंड सेकंड इफेक्ट विल बी गो टू द सन्ड्री एसेट। ठीक है, पर बिल रिसीवेबल में ऐड होगा कि लेस? लेस होगा। क्यों लेस होगा? क्योंकि क्या हुआ, डिसऑनर हो गया, अभी हमको पैसा नहीं मिलेगा तो पैसा कम हो जाएगा, तो इट विल बी फ्रॉम दी बिल रिसीवेबल, क्योंकि क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, बिल बाउंस हो गया, हमें पैसा नहीं मिला। ये तो हो गया पहला इफेक्ट। और सेकंड इफेक्ट क्या करेंगे, अभी हम क्या उसको छोड़ देंगे कि यार यहाँ तेरा बिल का पैसा नहीं मिला, अभी तू जा, नहीं, अब उसको बोलेंगे यू आर आवर डेटर, तू मेरा डेटर है अभी, तो डेटर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। भले बिल का पैसा नहीं मिला, पर अभी नाउ यू बिकम माय डेटर, अभी मुझे क्या होगा, डेटर से पैसा लेना है। पहले वो बिल रिसीवेबल था, अब वो डेटर बन गया, तो लेस फ्रॉम द बिल रिसीवेबल ऐड टू दी डेटर। अगर सबको समझा ये एडजस्टमेंट, राइट इन द चैट बॉक्स 3। अगर ये सबको समझा तो राइट इन चैट बॉक्स 3। अगर किसी को डाउट है, रेज योर हैंड। सर हल्का सा कंफ्यूजन है एक। नाम किसने बोला? सर रितिका, आप एक हेलो, बार रिपीट करो ना। किसने बोला? सर रितिका। रितिका, ओके, हाँ ठीक है। क्या नहीं समझा रितिका आपको? सर आपकी आवाज मतलब हल्की सी कट गई थी। ओके, फिर से बताता हूँ। थर्ड एडजस्टमेंट, बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर बिल ऑफ ₹3000। इसका मतलब क्या हुआ, बिल रिसीवेबल में अंदर जो इंक्लूड था 3000, वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब क्या हो गया, बाउंस हो गया। चेक होता है ना, हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो क्या होता है, डिसऑनर हो जाता है, बाउंस हो जाता है, तो हमें पैसा नहीं मिलता। तो हमें 3000 पैसा नहीं मिला। वो किस में इंक्लूड था, बिल रिसीवेबल के अंदर इंक्लूड था। When it is included in the bill receivable, we have to dishonor, और डिसऑनर से क्या होगा, वो लेस हो जाएगा, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, बिल रिसीवेबल में माइनस। अगर हमने बिल रिसीवेबल से माइनस कर दिया तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम उससे पैसा नहीं लेंगे, लेंगे उससे पैसा। नाउ ही विल बिकम आवर डेटर, तो डेटर को क्या करना है, डेटर में ऐड कर देना है, बिल रिसीवेबल से लेस, डेटर में ऐड। अगर रितिका को क्लियर हो गया तो टाइप इन चैट बॉक्स। नीलेश को डाउट है? यस, स्पीक नीलेश। सर एडजस्टमेंट का जैसे दो इफेक्ट होता है, तो हाँ यस, बिल बिल रिसीवेबल और सन्ड्री डेटर्स दोनों तो सर एसेट में आए, बैलेंस शीट में, तो दोनों एक ही में होगा ये। हाँ भले ही दोनों एसेट में हो, दोनों पीएनएल में हो, दोनों ट्रेडिंग में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी एक ही अकाउंट में दो एडजस्टमेंट भी आ जाते हैं, ओके। कभी कभी सन्ड्री डेटर के अंदर ही दो दो एडजस्टमेंट दिखेंगे। तो ऐसा रूल नहीं है कि एक जगह पे होना चाहिए, और ऐसा भी रूल नहीं है कि एक माइनस पे एक प्लस ही होगा, कंफर्म है, ऐसा नहीं होता। कभी दो दोनों माइनस भी प्लस होते, में कभी ठीक कभी है। दो प्लस भी होते हैं। समझ में आया? ठीक है सर। चलो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट ऑल्सो इम्पोर्टेंट। Goods worth ₹1000 taken by Daya for personal use was not in the books of account. इसका means Daya is a partner who had draw 1000 for his personal use, पर उसका एंट्री हमने बुक में किया ही नहीं। अगर दया पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। अगर हम ड्रॉइंग करते हैं तो उसका इफेक्ट किधर जाता है, लेस फ्रॉम दी कैपिटल, लेस फ्रॉम दी कैपिटल। तुम बोलेंगे सर कैपिटल में तो दो दो नाम है,
तो किसके कैपिटल में से माइनस करेंगे? सिर्फ दया के अकाउंट से माइनस करेंगे। कैपिटल के अंदर हम क्या करेंगे? दो नाम लिखेंगे, एक दया का और एक कस्मा का। तो हम सिर्फ किस में से माइनस करेंगे? दया में से माइनस करेंगे बस। सबको दिखा कैपिटल अकाउंट? दया का 1,60,000 और हमने क्या किया? दया में से लेस किया 1000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, रितिका ने हैंड रेज किया था। स्पीक रितिका। सर दया में से क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि दया लेके गया। एडजस्टमेंट नंबर 4 में देखो, ध्यान से पढ़ते हैं हम। गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया। तो हमें सिर्फ दया से ही माइनस करना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 5, return of 1,800 as bad debts and maintain RDD at 5% on sundry debtors। तो इसका हम क्या बनाते हैं? बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट बनाते हैं। तो जिसको ये फॉर्मेट आता है, राइट इन द चैट बॉक्स। को ये फॉर्मेट आता है बनाने, तो राइट इन अ चैट बॉक्स फॉर्मेट। रितिका को नहीं आता ये फॉर्मेट? रितिका को नहीं आता है फॉर्मेट? ओके, तो ये आप लोग कर सकते हो एज अ होमवर्क। अगर नहीं आएगा तो आई विल। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 6, goods of ₹6,000 were sold but no entry was made in the books of account। Adjustment number 6, goods of ₹6,000 were sold। were sold मतलब हमने बेच तो दिया, बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स, मतलब हमने एंट्री नहीं किया। गुड्स बेच तो दिया था पर एंट्री नहीं किया था। ये समझा? अब इसका इफेक्ट किधर की रहेगा? एक इफेक्ट आएगा इसका सेल्स में और दूसरा इफेक्ट आएगा इसका सन्ड्री डेटर में। अगर हमने गुड्स सेल कर दिया तो इट विल ऐड इन दी सेल्स में। क्यों ऐड होगा? क्योंकि हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं 6,000। पहला इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट सन्ड्री डेटर में। अब सन्ड्री डेटर में क्यों आया इफेक्ट? अगर हम सामने वाले को सेल्स करेंगे तो पैसा लेंगे ना। अगर पैसा हम लेंगे इन कैश तो देन इट विल गो इन दिस कॉलम, पर हमें इधर मालूम नहीं कि कैश है कि क्रेडिट है, तो वी हैव टू अज्यूम इट इज एन क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड इट विल बी एडेड टू दी सन्ड्री डेटर हम, क्योंकि हमें उससे पैसा लेना है। तो फर्स्ट इफेक्ट add to the sales, second effect add to the debtor। doubt? Anyone has a doubt? Raise hand.
कोई भी एडजस्टमेंट नहीं समझा, किसी को कोई भी ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट नहीं समझा, एडजस्टमेंट का इफेक्ट नहीं समझा, सर ये वर्ड का मीनिंग नहीं समझा पूरे सम्स के अंदर। अभी हमारा एक और एडजस्टमेंट रह गया, हिडन एडजस्टमेंट। ठीक है, हिडन एडजस्टमेंट किधर था हमारा? एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 months 4,500 इज एन हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट कैसा होता है? कभी भी बताते नहीं है, पर इट इज एन एडजस्टमेंट। अब मालूम कैसे पड़ा? क्योंकि उसके ब्रैकेट में क्या दिया है? पेड फॉर 9 month। 9 month का पेड किया है, और हमारा अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का होता है? 12 महीने का होता है। तो अगर अकाउंटिंग महीना 12 महीने का होता है, तो वी हैव टू डू एन एक्सपेंस फॉर 12 month। तो अगर हमें 12 month का पे करना है, तो हमने सिर्फ कितने महीने का पे किया? सिर्फ 9 महीने का पे किया। अगर सिर्फ हमने 9 महीने का पे किया, तो रिमेनिंग मंथ्स कितने हुए? 3 month। तो 3 month का हमने पे नहीं किया, तो उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब पे करना बाकी है। कितने महीने का? 3 महीने का पे करना बाकी है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे आउटस्टैंडिंग को? 4,500 डिवाइड बाय 12 इंटू 3। कैलकुलेट। सर 1 month कैलकुलेट। 500। हाँ, तो सब जन कैलकुलेट करो बुक में और मुझे बता। राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सब जन सॉल्व करो अपने नोटबुक में एंड राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। 4,500